हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास का नागरिक से जो एक नंबरिया क्वेश्चन जो बनेगा 1 नंबर का, वह हम आज सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए आज हम आप लोग के सामने पहला नंबर क्वेश्चन लिखे हैं। तो चलिए हम आप लोग को बताते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। यह जो अभी जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है उसे आप वीडियो रोक करके पहले आप क्वेश्चन लिख सकते हैं और उसके बाद हम मेरे साथ साथ आप लोग इसका आंसर बना सकते हैं। उसके बाद हम यह सब समझा देंगे, बता देंगे कि यह क्वेश्चन है, इसका क्या सब अर्थ होगा या फिर किस टाइप से हमने लिखा है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि संघीय शासन व्यवस्था वाले कुछ देश का नाम बताएं। संघीय शासन व्यवस्था वाले कुछ देश का नाम बताना है कि किस किस देश में संघीय शासन व्यवस्था है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होता है। संघीय शासन व्यवस्था होता है कि किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कानून की ज़रूरत होता है, नियम कानून का ज़रूरत है जिससे वह देश चलता है। जब किसी देश में खंड बाई खंड करके राज्य के पर आधारित राज्य के को उसके बाद जिला को इस टाइप से अगर कानून को बंटवारा करके वह देश को चलाया जाता है तो वह सभी देश आ जाता है संघीय शासन व्यवस्था में। और जिसका सिर्फ केंद्र के द्वारा ही शासन चलाया जाता है, जिसका राज्य स्तर पर जिला स्तर पर कोई नियम कानून नहीं होता, उसके लिए सिर्फ देश स्तर पर ही एक कानून होता है, वह सब आ जाता है एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश में। तो संघीय शासन व्यवस्था वाले देश में कौन कौन आ जाता है? संघीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन कौन है? तो ये हो जाएगा भारत। संघीय शासन व्यवस्था को कौन कौन देश अपनाता है? तो पहला आ गया भारत, उसके बाद आप लिख सकते बेल्जियम, बेल्जियम हो गया, उसके बाद स्पेन हो गया। यह प्रमुख देश है। इसके अलावा भी देश है जहां लोकतंत्र है और वहां जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, जहां केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलके सरकार चलाती है, तो यह हो गया। तो वहाँ भी संघीय शासन व्यवस्था लागू होता है। यहाँ है संघीय शासन व्यवस्था वाले कुछ देश का नाम बताया, तो हो गया भारत, बेल्जियम। भारत में केंद्र सरकार भी शासन चलाता है, राज्य सरकार भी चलाता है, राज्य के अंतर्गत जिला में कानून बनता है, उसके बाद प्रखंड स्तर पर का कानून है, ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद पंचायत स्तर पर, सभी को खंड बाई खंड में बांटा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले कुछ देश का नाम बताया। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में इंग्लैंड आ जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था वाले में इंग्लैंड आ जाएगा। उसके बाद फ्रांस आएगा, उसके बाद फ्रांस आ जाएगा, उसके बाद श्रीलंका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जो है कि श्रीलंका लिख लेते हैं, श्रीलंका। यह सभी जो है कि एकात्मक शासन व्यवस्था वाले हैं। एकात्मक शासन व्यवस्था वाले हैं मतलब इसका जो शासन जो है कि एक ही जगह से चलता है। देश का जो शासन है वह एक ही जगह से चलता है, इसके लिए राज्य में इसका कोई अपना नियम कानून नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन हमने लिया कि भारत में शक्ति का बंटवारा किस प्रकार किया गया। भारत में शक्तियों का बंटवारा मतलब देश जो चलेगा राज्य सरकार के अपने यहाँ तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो भारत में जो शक्ति का बंटवारा होगा वह सूचियों में कि इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकता है, संघ केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। तो यह कि भारत में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया। तो भारत में शक्तियों का बंटवारा है कि सूची बनाकर 3 सूची बनाकर किया गया है। 3 सूची बना करके शक्ति का बंटवारा किया गया, जिसमें केंद्र सरकार भी अपना कानून लागू करती है और राज्य सरकार भी अपना नियम कानून बनाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि तीनों सूची का नाम बताएं। तीनों सूची का नाम बताएं तो हमें तीनों सूची में पहला आ जाता है संघ सूची, संघ सूची। दूसरा आता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और तीसरा हो जाता है राज्य सूची, तीसरा राज्य सूची। तीसरा हो जाता है राज्य सूची। तो देखिएगा संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, लेकिन अगर किसी भी कानून पर
अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अगर विवाद उत्पन्न होता है तो वहाँ केंद्र सरकार का नियम ही लागू होगा, न कि राज्य सरकार का। उसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार का ही अपना नियम कानून लागू होता है। अब चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमने लिख दिया है 5 नंबर की, संघ सूची में कितने विषय हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, तो संघ सूची में कितने विषय हैं, संघ सूची में 97 विषय हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 66 विषय हैं। फिर है कि समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय को रखा गया है, तो 47 विषय को। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलके कानून बनाएगी। पर अगर किसी कानून में अगर किसी कारणवश अगर आप विवाद हो जाता है तो इसमें समवर्ती सूची में केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया कानून नियम ही लागू होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत क्या है। भारत जो है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत जो है कि राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ये जो संघ शब्द है, यह संघ शब्द जो है यह भारत के संविधान में कहीं भी नहीं लिखा गया है। फिर राज्य भारत क्या है, तो राज्यों का संघ है, और संघ शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। फिर है भारत किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। भारत सरकार जो है कि किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है। भारत जो है कि एकहरी नागरिकता प्रदान करती है। भारत सरकार जो है कि एकहरी नागरिकता प्रदान करती है। इसका एकहरी नागरिकता का अर्थ यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई दूसरे देश में जाकर बस जाता है और वह 6 महीने के बाद उसका जो नागरिकता वह भारत सरकार ख़त्म कर देती है, और उसके बाद 6 महीने के बाद भारत सरकार उसकी नागरिकता को ख़त्म कर देती है। जबकि अमेरिका ऐसा देश है जो वह दोहरी नागरिकता प्रदान करती है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति अगर अमेरिका में जाके बस गया है तो उसे वहाँ अमेरिका का नागरिकता भी रह सकता है और भारतीय नागरिकता भी। लेकिन भारत सरकार यह कहता है कि अगर कोई नागरिक अगर विदेश में जाकर बस गया है, अगर वह विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिया है, तो वह भारत का नागरिक अब माना नहीं जाएगा, क्योंकि वह अब दूसरे देश का जो जिस देश में बस गया उसी देश का नागरिक माना जाएगा। भारत सरकार उसकी नागरिकता को ख़त्म कर देती है। तो भारत सरकार जो है से केवल एकहरी नागरिकता देती है कि अगर मेरे देश के नागरिक हैं तो आप किसी भी देश का नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये हो जाता है राष्ट्रपति। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और मुख्यमंत्री जब चुन के जाता तो मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। और राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्ति होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगर किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो वहाँ जब मुख्यमंत्री नहीं होता है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, और उस समय वहाँ जो राज्य का जो पूरा जो कानून होता है वहाँ का सर्वे सर्वा कौन होता है, किसके द्वारा कानून नियम चलता है, राज्य चलता है, तो राज्यपाल के द्वारा वह जो राज्य होगा जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होगा वहाँ का जो कार्यभार होगा वो कौन देखेगा, तो राज्यपाल करेगा। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग वीडियो को रोक के और क्वेश्चन को अच्छा से देख के क्वेश्चन और फिर आंसर उतार सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। हमने आपके सामने क्वेश्चन लिख दिए हैं। हम क्वेश्चन इसीलिए लिख दिए ताकि आप लोग को क्वेश्चन बनाने में सुविधा हो और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व कर सके। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन को वीडियो को रोक के और सबसे पहले जो 4 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन लिख लीजिए, और उसके बाद मेरे साथ साथ आप लोग अब आंसर लिखिएगा। सबसे पहला है कि संघ सूची में कौन कौन विषय आता है। संघ सूची में कौन कौन सा विषय आता है, तो लिखिएगा सुरक्षा। संघ सूची में कौन कौन विषय आता है, तो पहला हो गया सुरक्षा। फिर दूसरा लिखिएगा विदेशी
फिर लिखिएगा दूसरा विदेशी मामले, विदेशी मामले। फिर आ जाता है मुद्रा, फिर आ जाता है मुद्रा। उसके बाद आता है बैंकिंग, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, संचार, आयकर, आयकर हो गया, रेलवे, रेलवे इत्यादि। सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, आयकर और रेलवे इत्यादि, यह सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं? ऐसे संघ सूची में तो 97 विषय आते हैं, लेकिन मुख्य है सुरक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, आयकर और रेलवे। सुरक्षा हो गया कि नागरिक का जो सुरक्षा का कर्तव्य जो है कि वह केंद्र सरकार के पास है। विदेशी मामला, अगर कोई भी विदेशी मामला होता है, किसी भी देश से आंतरिक लड़ाई झगड़ा का जो मामला होता है या फिर उसे संधि समझौता, उस सब विदेशी मामले सब केंद्र सरकार देखता है। मुद्रा, रुपए पैसे के बारे में जो भी होता है वह केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेवार होता है। और उसके बाद हो गया बैंकिंग, हो गया संचार मतलब मोबाइल टेलीफोन, आयकर हो गया जो कितना टैक्स लेना देना, रेलवे हो गया। फिर अगला है कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं लिखिएगा। शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था, शांति व्यवस्था के बाद से लिख लीजिएगा कि स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। फिर अगला हो गया व्यापार, व्यापार, वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य, कृषि। उसके बाद आता है कृषि, यह सभी इत्यादि, यह सभी जो है कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। और इस सभी पर राज्य सरकार अपने अपने राज्य में अपने तरीके से इस पर नियम कानून बना सकता है। ये जितना भी है संघ सूची में, इसमें केंद्र सरकार सभी के लिए एक समान नियम बनाएगा। फिर उसके बाद है समवर्ती सूची में कौन कौन विषय आते हैं। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। तो इस पे आ जाता है शिक्षा, केंद्र सरकार समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वन, वन आ गया। उसके बाद विवाह, विवाह हो गया, मजदूर संघ, मजदूर संघ। और उसके बाद आर्थिक व सामाजिक योजना। उसके बाद आता है जनसंख्या, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। यह सभी जो है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में जितने भी विषय आते हैं सभी पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर यह दोनों में झगड़ा हो जाता है कानून बनाने को लेके, तो लास्ट में जो है कि केंद्र सरकार का ही कानून को मान्यता दी जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है कि 1953 में बना था। आप लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं नीचे अगर दिखाई दे तो आप लोग लिख सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना, तो 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली। और यह कब बना था, तो 1953 में बना था। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तब तक आप लोग वीडियो को रोक के और देख लीजिएगा। जितने भी अभी तक मेरे नए दोस्त हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने 10th का जो तैयारी है उसको अच्छे से अच्छे लेवल पर ले जाने की आप कोशिश कर सकते हैं। और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उनको भी बता सकते हैं कि हम जो है आप लोग के लिए मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि आप भी अच्छा करें। चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोग सबसे पहले वीडियो को रोक के और क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिएगा और उसके बाद हम मेरे साथ साथ आप लोग भी आंसर इस सब का लिखते चलिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 1956 में भारत में कितने राज्य व संघ शासित संघीय क्षेत्र थे। भारत में कितने राज्य और कितने संघ शासित क्षेत्र थे? तो भारत में 1956 में 14 राज्य, कितने? 14 राज्य और 6 गो था संघीय, 6 गो संघीय क्षेत्र थे जिसे हम संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है कि बम्बई का विभाजन कब हुआ? बम्बई का जो विभाजन है कि 1960 में हुआ। बम्बई का विभाजन 1960 में हुआ और बम्बई को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। बम्बई को 2 भागों में विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाया गया। 1960 में बम्बई का विभाजन कब हुआ? तो बम्बई का विभाजन 1960 में हुआ और बम्बई का विभाजन 2 राज्य बना। बम्बई का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात। तो आप लोग लिख सकते हैं कि बम्बई के विभाजन के बाद कौन कौन से राज्य बना? तो महाराष्ट्र और गुजरात। फिर अगला नंबर क्वेश्चन है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई? नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो लिख सकते 1963 में नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1963 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि पंजाब का विभाजन कब हुआ? तो लिख लीजिएगा कि पंजाब का विभाजन 1966 में हुआ। पंजाब का विभाजन 1966 में हुआ और पंजाब के विभाजन करके पंजाब से अलग राज्य हरियाणा बनाया गया। और दोनों की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं कि पंजाब का विभाजन कब हुआ? तो 1966 में और पंजाब से अलग होकर कौन सा राज्य बना? हरियाणा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मेघालय नामक राज्य कब बना? मेघालय नामक राज्य कब बना? तो मेघालय राज्य जो है 1970 में बना। मेघालय राज्य जो है 1970 में बना और यह जो है कि असम से अलग हुआ था। मेघालय जो है वह असम से अलग होके बना था 1970 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया था। यह सभी का जो विभाजन जो हुआ वह 1956 के बाद से भाषाई आधार पर सभी राज्यों का विभाजन हुआ था। भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य जो भारत में अलग हुआ था वह था आंध्र प्रदेश, जो 1956 में विभाजन हुआ था आंध्र प्रदेश का। उसी समय जब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम बना था, उसी समय भाषाई आधार पर सबसे पहला भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश जिसका विभाजन हुआ था। और उसके बाद से यह सभी है कि 1956 में कितने भारत में राज्य थे? 14 गो राज्य, 6 के संघीय क्षेत्र। फिर बम्बई का विभाजन कब हुआ? तो 1960 में बम्बई का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बना दिया गया। महाराष्ट्र की राजधानी जो ग्रीष्मकालीन उस समय थी वह नागपुर थी और बम्बई का फिर अब महाराष्ट्र का जो हो गया मुंबई। फिर गुजरात का अब राजधानी अभी गांधीनगर है। फिर है कि नागालैंड की स्थापना कब हुई? तो 1963 में। फिर अगला है कि पंजाब का विभाजन कब हुआ? तो पंजाब का विभाजन 1966 में हुआ और पंजाब से अलग होकर कौन सा राज्य बना? तो हरियाणा।
फिर है मेघालय नामक राज्य कब बना, तो मेघालय नामक राज्य जो 1970 में बना, और मेघालय अलग किससे हुआ, तो असम से। फिर है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, तो 1971 में। आप लोग वीडियो को रोक के और क्वेश्चन आंसर लिख के और आप लोग याद कीजिए, क्योंकि यह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप लोग के मैथ जो आर्ट्स विषय का जो 80 नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप लोग को इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। जो अभी आप लोग हाल ही में जो सेंटअप एग्ज़ाम दिए उसमें क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जब हम अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को रोक कर क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, और फिर उसके बाद मेरे साथ साथ आप लोग फिर से आंसर बनाइएगा। तो चलिए अब हम 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास का नाम कब बदल दिया गया, मद्रास का नाम कब बदल दिया गया। तो लिखिएगा मद्रास का नाम 1969 में, मद्रास का नाम 1969 में बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। कब, तो 1969 में। मद्रास का नाम कब बदल दिया गया, तो 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। फिर अगला है कि मैसूर का नाम कब बदल दिया गया। मैसूर राज्य जो अभी वर्तमान में कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, तो 1973 ईस्वी में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। तो हो गया मद्रास का नाम कब बदल दिया गया, तो 1969 में, और रख दिया गया तमिलनाडु। और मैसूर का नाम कब बदल दिया गया, तो 1973 में, नाम पड़ गया कर्नाटक। फिर अगला है कि भारत का 22वां राज्य कौन बना। भारत के 22वां राज्य का दर्जा कब मिला, तो अप्रैल 1975 में। अप्रैल 1975 में सिक्किम को, अप्रैल 1975 में सिक्किम को भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। भारत का 22वां राज्य कौन बना, तो अप्रैल 1975 में सिक्किम। फिर है गोवा राज्य कब बना, तो गोवा जो है कि 1987 में, गोवा जो है कि 1987 में भारत का राज्य बना। गोवा पर पहले किसका अधिकार था, तो स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। उसके बाद 1987 में भारत सरकार ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। फिर अगला है कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना, तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई। फिर अगला है कि उत्तरांचल राज्य, अब जिसका नाम हो गया उत्तराखंड, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई, तो उत्तराखंड की स्थापना, चाहे उत्तरांचल, अब पहले इसका नाम था उत्तरांचल था, अब इसका नाम हो गया उत्तराखंड। तो इसका जो स्थापना हुआ वह 9 नवंबर 2000 को हुआ, 9 नवंबर 2000 को। फिर अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य कब बना। झारखंड राज्य कब बना, तो यह 15 नवंबर 2000 को। सब नवंबर में और सब साल था 2000 ही। यह 1 नवंबर को, यह 9 नवंबर को, यह 15 नवंबर को। उसके बाद यह छत्तीसगढ़ जो है भारत का 26वां राज्य था। उत्तरांचल यह 27वां था, और झारखंड जो है कि 28वां राज्य था। 28वें राज्य के बाद जो भारत का जो 29वां राज्य तेलंगाना, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद से भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9, जो पहले 7 थी, और राज्यों की संख्या तेलंगाना बढ़ने के बाद 29 हो गई, जो पहले से 28 था। अब फिर से राज्य की संख्या 28 हो गया, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई। तो चलिए आप लोग इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। और दोस्तों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। फिर से अब हम अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलिए हम फिर से अब अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने से पहले वही काम कीजिएगा, आप लोग वीडियो रोक के और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। उसके बाद से मेरे साथ साथ आप लोग आंसर लिखते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी भाषा को मान्यता प्रदान की है। अभी जो है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, तो लिख लीजिएगा।
भारत के संविधान जो है अभी 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की हुई है। उसके बाद है पंचायती राज की स्थापना के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बने कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता पंचायती राज की स्थापना के लिए बने कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता। फिर अगला क्वेश्चन है कि नगर पंचायत की स्थापना कहाँ की जाती है? नगर पंचायत की स्थापना कहाँ की जाती है? तो नगर पंचायत की स्थापना वहाँ की जाती है जहाँ कम से कम जनसंख्या 12,000 और अधिक से अधिक जनसंख्या कम से कम 40,000 हो, वहाँ नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। और कम से कम की 3/4 जनसंख्या कृषि से विभिन्न पेशे में लगे हो। कम से कम वहाँ जो है कि 3/4 जनसंख्या वह कृषि से भिन्न काम में लगे हो। मतलब इसका है कि हर एक 4 में से 3 व्यक्ति वह कृषि का काम नहीं करता है, चाहे वह नौकरी में हो, चाहे वह किसी फैक्ट्री में काम करता हो, या फिर किसी भी भिन्न में हो, अपने व्यापारी करता हो। मतलब कि 4 आदमी में से प्रत्येक 3 आदमी वह कृषि नहीं करना चाहिए, एक आदमी कर सकता है। तो नगर पंचायत की स्थापना कहाँ की जाती है? जहाँ कम से कम जनसंख्या 12,000 और अधिक से अधिक 40,000 हो, और 3/4 जनसंख्या जो है कि कृषि काम से भिन्न काम में लगे हो। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नगर पंचायत का चुनाव सबसे प्रथम बार कब हुई थी? बिहार में नगर पंचायतों का प्रथम बार, यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रथम बार चुनाव कब हुई थी? प्रथम बार चुनाव कब हुई थी? लिखिएगा अप्रैल 2002 में। अप्रैल 2002 में बिहार में प्रथम बार नगर पंचायतों का प्रथम बार चुनाव कब हुआ था? तो अप्रैल 2002 में। तो चलिए आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग वीडियो को रोक के आंसर भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम फिर से अगला क्वेश्चन बनाते हैं, और इसके बाद हम फिर से इस चैप्टर का आज पूरा क्लियर कर देंगे वीडियो में। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था जो आपके चैप्टर नागरिक भारत के संघात्मक शासन व्यवस्था, आपका चैप्टर नंबर 4 का यह दोनों सिर्फ आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपका जो बचा हुआ क्वेश्चन है, जो उधर पार्ट के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया गया है, वह सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको आप लोग याद कर लेते हैं तो सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं क्वेश्चन कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? तो महिलाओं को 3/4 आरक्षण दिया जाता है। महिलाओं को जो है कम से कम 1/3 आरक्षण दिया जाता है। 1/3 का मतलब है कि हर एक सीट पर अगर किसी भी चीज़ के लिए अगर दिया जाता है, तो जहां अगर 3 सीट है, 1/3 का मतलब है कि अगर कहीं 3 सीट है तो वहाँ एक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही रहेगा। एक सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही, सिर्फ अगर मान के चलिए कि अगर कोई 3 सीट पर चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करना है, तो एक सीट जो होगा वह रिजर्व होगा केवल महिलाओं के लिए, और इसमें पुरुष आवेदन नहीं कर सकता। जबकि यह दो जो बच गया इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। यह जो हो गया कि जनरल सीट हो गया, तो इसमें पुरुष या फिर जो है महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो आरक्षित सीट हुआ महिलाओं के लिए, केवल उसमें महिलाएं हैं कि वहीं सिर्फ आवेदन कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो शहरी संस्थाओं को 3 भाग में बांटा गया है। शहरी संस्थाओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला नंबर आता है नगर पंचायत का। पहला नंबर नगर
पंचायत का, नगर पंचायत का। फिर दूसरा नंबर आता है, फिर दूसरा नगर परिषद का, फिर दूसरा नंबर आता है नगर परिषद का, फिर आता है नगर परिषद का। फिर तीसरा नंबर जो आता है वह है नगर निगम का, फिर तीसरा नंबर आता है नगर निगम का। तो हमने इसके बारे में लिखाए थे कि नगर पंचायत कहाँ लागू होता है, तो नगर पंचायत वहाँ होता है जहाँ कम से कम जनसंख्या 12,000 और अधिक से अधिक जनसंख्या 40,000 हो, और वहाँ जो है कि 3/4 मतलब 3/4 हर एक 4 में से 3 व्यक्ति कृषि काम में नहीं होना चाहिए। वह जॉब में हो, व्यापारी में हो, अपना व्यापारी दुकान खोले हो, मतलब वह कृषि में नहीं होना चाहिए, केवल एक व्यक्ति होना चाहिए। तो इस तरह से आपका संघात्मक शासन व्यवस्था जो था चैप्टर नंबर 4 वह आज ख़त्म हो गया। आप उसके पाठ के पीछे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा, 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ हम 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आप लोग अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो में फिर हम नागरिक का क्वेश्चन बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर नए हैं तो चैनल को और अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड शेयर करें, ताकि आप ये नया चैनल और आप लोग के इसे सहयोग की ज़रूरत भी रहती है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।